हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा केल के ऊपर। केल जिसे कि लीफी वेजिटेबल्स का किंग भी कहा जाता है। केल को हम जनरली करम साग और कोलार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो आइए बात करते हैं केल के इंट्रोडक्शन के बारे में। केल यानी कि जिसे कि कैबेज का कज़न के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह कैबेज जैसी फैमिली से बिलोंग करता है। और यद्यपि ये कैबेज तो नहीं है, बट यस कैबेज की लीव्स की तरह ही इसकी लीव्स रहती हैं और ये एक लीफी वेजिटेबल है। ये बिलोंग करता है ब्रासिकेसी फैमिली से और इसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स और एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसे हम थ्रू आउट द ईयर भी ग्रो कर सकते हैं। केल की एक इम्पॉर्टेंट खासियत है कि यह कश्मीर वैली में सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है। ब्रासिका ओलिरेशिया जब इससे सिलेक्शन की गई तो कुछ टर्मिनल बर्ड्स बने जिसे कि हम कैबेज का नाम देते हैं। देन सिलेक्शन जब लेटरल बर्ड्स की सिलेक्शन की गई तो उससे ब्रुसेल्स स्प्राउट्स का ओरिजिन हुआ। देन स्टेम की जब सिलेक्शन की गई तो कोलराबी यानी कि नोल खोल का ओरिजिन हुआ। और सिलेक्शन ऑफ केल्स यानी कि सी लीव्स के सिलेक्शन से केल जैसी वेजिटेबल का ओरिजिन हुआ। देन व्हेन वी गो फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्टेम यानी कि जब स्टेम और फ्लावर्स की सिलेक्शन की गई तो ब्रोकली और कॉलीफ्लावर का फॉर्मेशन हुआ। तो बॉटनी के बारे में बात करते हैं। एक बाइनियल वेजिटेबल क्रॉप है और इसे हम एनुअल वेजिटेबल क्रॉप की तरह भी ग्रो कर सकते हैं। जब हम बाइनियल की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि इसके जो वेजिटेटिव पार्ट है यानी कि जो लीव्स रहेंगे या यंग शूट्स होंगे जिसे कि हम स्टेम भी कहते हैं, उसे हम फर्स्ट सीजन में ग्रो करेंगे। जबकि जो एनुअल बाइनियल में हम सीड क्रॉप की तरफ जाएंगे तो इसकी जो सीड प्रोडक्शन है वो केवल हिल्स में ही पॉसिबल है। यह कैबेज से रिजेंबल तो नहीं करती, बट यस ये कैबेज जैसी फैमिली से ही बिलोंग करती है। नाउ टेक्सोनमी के बारे में बात करते हैं। ब्रासिका ओलिरेशिया वैरायटी एसीफला के नाम से इसे जाना जाता है और ब्रासिकेसी फैमिली है। कॉमन नेम इसका केल और कोलार्ड है। इसका क्रोमोसोम नंबर जो है वो ब्रासिकेसी फैमिली से ही बिलोंग करता है यानी कि 2n=18 और केल जो है इटली से बिलोंग करती है बेसिकली एंड सदर्न और वेस्टर्न यूरोप की यह क्रॉप है। देन अबाउट द टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो किंगडम प्लांटे और इसका जो सब किंगडम है ट्रैक्यूबायोंटा और सब डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा, डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा और क्लास मैग्नोलियोप्सिडी के बिलोंग करता है। देन अबाउट द फैमिली जीनस और स्पीशीज जैसे कि मैंने बताया ये ब्रासिका एसीफला के नाम से जाना जाता है। इंडिया में अगर इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन या इसकी स्मॉल स्केल पे कल्टीवेशन की बात करें तो असम, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, गुजरात, इवन हिमाचल प्रदेश में भी इसकी जो कल्टीवेशन है वो पॉसिबली हो रही है एंड सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा एंड राजस्थान। देन इंपॉर्टेंस एंड यूजेस के बारे में बात करते हैं तो स्पेसिफिकली इसका यूज़ जो है एक सैलड वेजिटेबल की तरह किया जाता है और इसे हम जनरली विंटर वेजिटेबल्स में विंटर्स में ग्रो करते हैं, इसीलिए इसे विंटर वेजिटेबल भी कहा जाता है। हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो केले के इंपॉर्टेंट और एक्सीलेंट सोर्स है विटामिन के और सी का और इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हार्ट डिजीजेस के रिस्क को कम करने में भी हमारी मदद करते हैं। इसमें कैंसर फाइटिंग सब्सटेंस पाए जाते हैं यानी कि एक ल्यूटिन रिच वेजिटेबल है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो केल में सबसे ज़्यादा ल्यूटिन पाई जाती है। दूसरा लेट्यूस जो कि एक लीफी वेजिटेबल है, इसमें अगर ल्यूटिन की बात करें तो लगभग 9.8 मिलीग्राम पर 100 ग्राम से लेके 13.4 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ ल्यूटिन पाया जाता है जो कि एक काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स है हार्ट डिजीजेस को कम करने के लिए। देन केल जो है वो बॉडी के वेट लॉस को भी कम करने में भी मदद करता है। देन हियर आर सम अनदर हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ केल जैसे कि मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, मैकुलर डिजनरेशन में हेल्प करता है। देन प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को बहुत सारे डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम से एंड स्किन को हेल्दी रखने में हमारी मदद करता है। इसमें मैक्सिमम अगर देखा जाए तो फाइबर्स, वाइटामिन, थायमीन, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड की मात्रा अच्छी पाई जाती है और विटामिन ए, सी और के का भी यह अच्छा सोर्स है। देन न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में जैसे मैंने बताया तो केल में विटामिन ए जो है लगभग 8900 इंटरनेशनल यूनिट है, बट सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड किया गया है दैट इज़ 9990 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। और 187 जो है इसमें विटामिन सी पाई जाती है, 187 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वेजिटेबल क्रॉप और फ्रेश वेजिटेबल प्रोड्यूस। एंड देन कार्बोहाइड्रेट्स 13.1 ग्राम एंड कैल्शियम इज़ अबाउट 141 मिलीग्राम।
देन प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ की बात करें तो इसमें हार्टिंग केल्स पाए जाते हैं जो कि हार्ट शेप के रहते हैं। देन ऑर्नामेंटल केल, कुछ ट्री केल भी पाए जाते हैं जिसकी जो स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी है वो ट्री से रिजाम्बल करती है। देन स्प्राउटिंग और स्कॉच केल्स। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप्स ऑफ केल्स के बारे में बात करें तो हार्ट टाइप की जो वेराइटीज़ रहती हैं उनके लीव्स की हैबिट अगर कहें तो वो हार्ट शेप की रहती हैं और इसमें कुछ इंप्रूव्ड वेराइटीज़ भी बनाई गई हैं जो कि इंप्रूव्ड हार्टिंग के नाम से फेमस हैं। ऑर्नामेंटल केल कुछ इस तरह से देखने को पाया जाता है, यानी कि इसमें जो कलर्स की वेरिएशन पाई जाती है और इसे स्पेसिफिकली गार्निशिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। देन पेरिनियल केल जो कि आपके थ्रू आउट द ईयर ग्रो किए जाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। इसमें ग्रीन पेरिनियल और वॉबन वेराइटीज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देन स्कॉच केल्स में जो लीव्स हैं वो रिंकल्ड लीव्स पाई जाएंगी और इसमें जो प्लांट की हैबिट रहती है लगभग 2 से 3 फीट तक प्लांट आपका पाया जाता है और इसकी जो इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ हैं वो है सटन्स एआई। एंड स्प्राउटिंग केल जो कि ज़्यादातर देखने को मिलती है उसे हम स्प्राउटिंग केल के नाम से जानते हैं और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं रशियन केल और जेरूसलम केल। स्प्राउटिंग केल के बारे में इंपॉर्टेंट है कि यह काफ़ी ज़्यादा और लार्ज क्वांटिटी में फूड को प्रोड्यूस करती है, यानी कि फूड जो कि हमारा एडिबल पार्ट है जिसे कि हम लीव्स भी कहते हैं। देन ट्री केल कुछ इस तरह की देखने को पाई जाती है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसकी हाइट जो है लगभग 10 फीट पाई जाती है और इसे हम जर्सी केल के नाम से भी जानते हैं। देन कुछ इंपॉर्टेंट कल्टिवेटेड वेराइटीज़ हैं जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं, जैसे कि करम साग एक इंपॉर्टेंट IRI की वैरायटी है, रिलीज की गई है और यह मीडियम टॉल टाइप की वैरायटी है। केल में अगर बात करें तो लगभग 3 तरह के कल्टीवार्स पाए जाते हैं हाइट के बेस पे। एक ऐसे कल्टीवार जो ड्वार्फ नेचर के होते हैं जिनकी हाइट लगभग 40 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। मीडियम टॉल में बात करें तो 40 से 80 सेंटीमीटर के बीच हाइट पाई जाती है इन कल्टीवार्स की और जो टॉल तरह की वेराइटीज़ रहती हैं केल में उसकी हाइट लगभग 80 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रहती है। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो सारी की सारी जितने भी आपकी कोल क्रॉप्स की फैमिलीज हैं जो मैंने पहले डिस्कस की हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर को यानी कि कम टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता होती है जो कि लगभग -10 डिग्री सेल्सियस से लेके -15 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। प्रेफरेबली अगर बात करें तो एक मेडिटेरेनियन रीजन की क्रॉप है और इसे टेम्परेट एरिया में ही ग्रो किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर और हार्श विंटर को सहन कर सकती है, यानी कि हैवी फ्रॉस्ट पे आने पर भी केल को हम सक्सेसिवली ग्रो कर सकते हैं। सॉइल रिक्वायरमेंट की बात करें तो सॉइल की जो pH है लगभग 5.5 से लेके 6.5 तक रहनी चाहिए, यानी कि स्लाइटली एसिडिक pH इज गुड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ केल और यानी कोलार्ड। देन प्रोपेगेशन की बात करें तो जनरली हम सीड्स के थ्रू प्रोपेगेशन करते हैं और इसका जो सीड रेट रहता है वो लगभग 2.5 से 3 kg तक, अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो 2.5 से 3 kg आपको सीड रेट रिक्वायर्ड चाहिए। अगर आप ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू यानी कि सीडलिंग्स को ना लगाते हुए ट्रांसप्लांटिंग मेथड को नहीं फॉलो कर रहे हैं या फिर ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, डायरेक्टली सीड की सोइंग कर रहे हैं, तो उसके लिए सीड्स रेट लगभग 5 kg पर हेक्टेयर चाहिए और आपको जो सोइंग डेप्थ है जिसे कि हम ऑप्टिमम सोइंग डेप्थ कहते हैं वो लगभग 1 to 1.5 सेंटीमीटर इंपॉर्टेंट है। देन प्लांटिंग इसकी कब की जाए तो ऑनसेट ऑफ विंटर्स, यानी कि या तो आप उसको जून जुलाई या अगस्त में सोइंग कीजिए या फिर उसके जो जैसे ही आपका जो ऑटम सीजन है वो फिनिश होने को आता है और जो आपका विंटर्स जब स्टार्ट होने लगती हैं उसी सीजन में आप इसकी प्लांटिंग कीजिए, यानी कि जब कोल्ड वेदर सेट रहता है। तो डिस्टेंस प्लांट टू प्लांट और रो टू रो के बीच का डिस्टेंस डिपेंड करता है कि कौन सी केल की कौन सी वेराइटी को ग्रो किया जा रहा है। नाउ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो एक हैवी फीडर क्रॉप है क्योंकि इसमें जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसे ही जनरली हम कंज्यूम करते हैं जिसे कि लीव्स कहा जाता है। तो लगभग नाइट्रोजन 150 kg, 100 kg फॉस्फोरस एंड 50 kg पोटाश की रिक्वायरमेंट रहती है और FYM जो है 20 to 25 टन पर हेक्टेयर। देन इरिगेशन, यानी कि एक ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप होने के साथ साथ ही हम इसकी जो इल्ड है उससे अफेक्ट नहीं कर सकते, बट स्टिल लाइट इरिगेशन जो है एसेंशियल रहती है केल की क्रॉप के लिए। तो इसमें जनरली हम फरो मेथड से ही इरिगेशन करते हैं। वीडिंग की बात करें तो वीडिंग एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन रहता है किसी भी वेजिटेबल क्रॉप में सो दैट कि वेजिटेबल क्रॉप की कैनोपी जो है वो प्रॉपरली ग्रो कर सके और इसमें कोई भी वीड्स की हिंड्रेंस ना हो। इसके लिए हम प्री प्लांटिंग एप्लीकेशन करते हैं फ्लूक्लोरालिन की या फिर
एलोक्लोर या फिर पेंडिमेथलिन की, जो कि एक इफेक्टिव कंट्रोल मेजर करते हैं वीड फ्लोरा को कंट्रोल करने के लिए। मल्चिंग एक इम्पॉर्टेंट और ऑपरेशन रहता है किसी भी क्रॉप में अगर हम इफेक्टिवली वाटर को सेव करना चाहते हैं, जैसे कि वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, मॉइस्चर को रेगुलेट करने के लिए एंड टेम्परेचर की रेगुलेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है मल्चिंग का। जनरली अगर बात करें केल में तो हम स्ट्रॉ मल्च को यूज़ करते हैं। देन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, कुछ ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जो प्लांट की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो इस तरह के एप्लीकेशंस अगर हम केल में अप्लाई कर रहे हैं, या तो हम वेजिटेटिवली या फिर लीफ यील्ड को इंक्रीज करने के लिए, तो हम इसके लिए प्लांटेड जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। देन हार्वेस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है किसी भी क्रॉप की पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टरिंग के लिए या फिर स्टोरेज के लिए। तो केल जब हमारा जो रेडी होती है, यानी कि फुल साइज ऑफ हैंड के बराबर जब इसका साइज रहता है, तभी हम इसकी हार्वेस्टिंग पे जाते हैं। जनरली हम कट करते हैं लीव्स को और इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो कंटिन्यू रहती है टू अबाउट 4 to 6 हार्वेस्टिंग्स। देन इल्ड की बात करें तो लगभग 100 से 200 क्विंटल पर हेक्टेयर इल्ड पाई जाती है और किसी भी वैरायटी की इल्ड डिपेंड करती है कि वहाँ कि उसकी कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस पे उसे ग्रो किया जा रहा है, टाइम ऑफ सोइंग क्या है और कौन सी कल्चरल प्रैक्टिसेस और इंटरकल्चर ऑपरेशंस को फॉलो किया जा रहा है। देन स्टोरेज की बात करें तो एम्बियंट टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर पे 2 से 3 दिन के लिए हम इसे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि एक लीफी वेजिटेबल है एंड इथाइलिन की प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को पाई जाती है। तो अगर हमें लो टेम्परेचर पे स्टोर करना है तो लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पे हम और 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे लगभग 10 से 14 दिनों के लिए इफेक्टिवली हम केल को स्टोर कर सकते हैं। देन पोस्ट हैंडलिंग फैक्टर्स की बात करें तो एक हेल्दी और क्वालिटी लीव्स को अगर हमें सेव करना है तो इसे जनरली हम बैम्बू बास्केट्स में हैंडलिंग करते हैं और देन वी विल सेंड इट टू द मार्केट इन द कार्टन बॉक्सेस। देन सीड प्रोडक्शन की बात करें तो केल को जनरली हम कूल सीजन की क्रॉप है तो इसकी जो सीड प्रोडक्शन है दैट आल्सो गोज इन द हिल्स। तो हिल्स में जो डे लेंथ है वो इम्पॉर्टेंट रहती है, तो वहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट इसे कंसिडर किया जाता है फ्लावरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन लैंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो आपकी फील्ड है जहाँ पे आप सीड को तैयार कर रहे हैं तो वो लैंड आपकी बिल्कुल फ्री होनी चाहिए वॉलंटियर प्लांट से। वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी वीड्स नहीं होना चाहिए, कोई भी अदर डिस्टिंग्विशेबल वैरायटी का कोई भी सीड नहीं होना चाहिए और वो सॉइल जो है काफ़ी ज़्यादा रिच होनी चाहिए ऑर्गेनिक मैटर में। देन टाइम ऑफ सोइंग की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में से सोइंग की जाती है। तो ये बाइनियल क्रॉप की बात की जा रही है जहाँ पे हम मेथड ऑफ सोइंग हमारा सीड्स के थ्रू रहेगा, यानी कि हम जो सीड्स है सीड्स के थ्रू सीडलिंग्स को लेंगे एंड देन वी विल गो फॉर द थीनिंग ऑफ द सीडलिंग्स और सफिशेंटली मॉइस्चर को प्रोवाइड करेंगे। एंड जब हम सीडलिंग्स को सेलेक्ट करेंगे या फिर हम वेजिटेटिव ग्रोथ पे सबसे पहले रोगिंग करेंगे, देन हम हार्वेस्टिंग पे ऊपर जाएंगे। हार्वेस्टिंग जनरली हम बाय हैंड से ही करते हैं और जनरली जब आपकी जो फील्ड है उसमें इरिगेशन को स्टॉप किया जाता है तभी आप हार्वेस्टिंग की तरफ जा सकते हैं। देन आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ ड्राइंग ऑफ द सीड्स वी विल गो फॉर द टेकिंग द सीड्स फ्रॉम दैट पॉट्स बाय बीटिंग दैट पॉट्स, या फिर हम स्टिक्स के साथ या प्लायबल स्टिक्स के साथ उन पॉट्स को बीट कर सकते हैं ताकि हमें मॉइस्चर को ताकि हम उस क्रॉप से इफेक्टिवली जो सीड्स हैं उसे ऑब्टेन कर सके। सीड की इल्ड की बात करें तो लगभग 100 से 150 kg पर हेक्टेयर इल्ड पाई जाती है, बट अगर इसमें मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो सीड स्टैंडर्ड्स में मॉइस्चर का कंटेंट जो है लगभग 9% स्टोर होना चाहिए। और इसके जो कोल क्रॉप्स हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट बात रहती है कि जितने भी कोल क्रॉप्स हैं यानी कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, ब्रोकली तो और इवन केल, तो उसके लिए जो जर्मिनेशन परसेंटेज है लगभग 65% रहनी चाहिए और जो आपका मॉइस्चर की परसेंटेज है दैट शुड बी 9% इन नॉर्मल कंडीशंस में। और अगर वेपर प्रूफ कंटेनर्स को हम यूज़ कर रहे हैं स्टोरेज के टाइम तो उसमें जो परसेंटेज है यानी कि जो वाटर का कंटेंट है वो लगभग 7% होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ सीड स्टैंडर्ड्स को बताया गया है।
एंड पेस्ट एंड डिजीजेज ऑफ केल, यानी कि कौन से मेजर इंसेक्ट्स हैं जो केल की क्रॉप को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें एफिड्स, ब्लिस्टर ब्रिटल्स, कैबेज एफिड्स, कैबेज लूफर्स और कैबेज वॉर्म्स, डायमंड बैक मॉथ, फ्ली बीटल्स और ग्रासहोपर्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये पेस्ट यानी कि इंसेक्ट्स जो हैं वो क्रॉप को पूरी तरह से वैनिश कर सकते हैं और एक सीड क्रॉप के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं। देन एफिड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफिड्स कैसे एक ग्रुप में पूरी की पूरी क्रॉप को इफेक्ट करते हैं और पूरे जो सैप्स है यानी कि जो फोटोसिंथेट्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब करेंगे और लीव्स की कर्लिंग में हेल्प करते हैं। देन दिस इज द कैबेज वाइट बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, जो कि कैबेज के लीव्स के ऊपर या फिर बिलो द लीव्स और बैक ऑफ द लीव्स जो है एग्स की लेइंग करते हैं। देन मस्टर्ड सॉफ्लाई, जो कि कट करेगा पूरे के पूरे आपके लीफ को एंड देन कर्ल और फॉल डाउन हो जाएगा वेजिटेटिव ग्रोथ का। दिस इज द लीफ वेबर, जो आपके एग्स हैं उनको क्लस्टर्स में ले करता है और मोस्टली जो इंसेक्टिसाइड्स हम डायमंड बैक मॉथ के लिए रिकमेंड करते हैं वही हम लीफ वेबर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे कुछ डिजीजेस के सिम्टम्स हैं जैसे कि ब्लैक रॉट, जो कि एक वी शेप्ड की क्लोरोसिस के फॉर्म में सिम्टम्स को देता है। देन ब्लैक लेग, जो कि जो आप देख सकते हैं जो स्टेम पोर्शन है वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। देन डैम्पिंग ऑफ, जो कि नर्सरी की डिजीज है। एंड डाउनी मिल्ड्यू, जहाँ पर पर्पलिश कलर की ग्रोथ और पर्पलिश कलर के जो माइसीलियम है वो पत्तों में देखे जाते हैं। एंड देन क्लब रूट से पूरी की पूरी सीडलिंग स्टेज में जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं सीडलिंग्स को, उसके बाद क्लब रूट आने का ज़्यादा खतरा रहता है। सो इसके लिए हम जो है इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि या तो ब्लैक रॉट को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन का यूज़ किया जाता है जनरली, और ब्लैक लेग को कंट्रोल करने के लिए कैप्टान, थीरम एंड डैम्पिंग ऑफ को कंट्रोल करने के लिए सीड ट्रीटमेंट का यूज़ किया जाता है। डाउनी मिल्ड्यू को अगर कंट्रोल करना है तो सीड ट्रीटमेंट दी जाती है हॉट वाटर के साथ लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पे। एंड क्लब रूट को कंट्रोल करने के लिए लाइमिंग एक इफेक्टिव मेथड रहता है सो दैट एसिडिक सॉइल्स में जो है एसिडिक सॉइल्स की जो पीएच है उसे इम्प्रूव किया जा सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द केल क्रॉप। और इसकी खासियत ये है कि इस क्रॉप को अभी तक हम इतना कमर्शियल लेवल पे ग्रो नहीं कर रहे हैं, एक एग्जॉटिक वेजिटेबल है, बाहर से इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको केल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।